हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन रिलेटेड टू फोर्स ऑन अ चार्ज आते हैं इन मैग्नेटिज्म। और लास्ट में हम लोग सर्किट डायग्राम वाले क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन मैग्नेटिज्म। इससे पहले वाली जो वीडियो थी पार्ट ए, उसमें मैंने डिस्कस किए थे एम्पीयर सर्किटल लॉ और बायोट-सैवर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जिसने वो नहीं देखी है वो लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आकर देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आके आप डाउनलोड कर लेना। ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। आपसे ये बोलता है इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। मान लीजिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रीजन में इन सर्कुलर पाथ। तो ध्यान रखिएगा, किसी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस टाइम जो है वो फोर्स तो ये होता है ना फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स कब लगता है, ये वाला फॉर्मूला, जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को मूव कराते हैं। तो यहाँ पर जो साइन थीटा होगा, थीटा की वैल्यू 90 ली जाएगी। जब ये जब आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। अदरवाइज कैसा था, हेलिकल। आपने पढ़ा है इस तरह से हेलिकल आता है अगर कोई थीटा एंगल से किसी चार्ज को प्रोजेक्ट किया जाए। तो बहरहाल यहाँ पर एंगल नहीं दिया गया, सिंपल सर्कुलर पूछा है, इसका मतलब थीटा यहाँ पर 90 होगा। अभी जो चार्ज मूव कर रहा है ना सर्किल में, अपने को क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। जो चार्ज मूव कर रहा है सर्किल में, इसको जो मूव करा रहा है फोर्स, वो है क्यू वी बी। यही फोर्स हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया क्यू वी बी। यहां से एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्यू आर वी और बी। ये क्यू चार्ज है, इसका आपको इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो यहाँ पर सिंपल ई पुट कर दीजिए, ई आर वी बी एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आर। जो करेक्ट ऑप्शन सही आएगा इसका हाफ, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड। अपने पास एक लॉन्ग सोलेनोइड है और एक करंट कैरिंग, हाँ इसमें करंट भी चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है सोलेनोइड के अंदर, ऐसे पैरेलल इनसाइड यूनिफॉर्म होती है। आपसे पूछा है, आपसे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको प्रोजेक्ट किया गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अलोंग द एक्सिस, यानी कि अगर ये एक्सिस है सोलेनोइड की, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को यहीं से प्रोजेक्ट किया गया है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन को भी इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो बीच का एंगल दोनों के बीच का कितना होगा, 0 डिग्री। यहां पर जो फोर्स लगेगा, दोनों के बीच का एंगल आ रहा है इस वक्त 0 डिग्री, वेलोसिटी के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा 0 पुट करोगे तो यहां से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अब जब फोर्स 0 है और कैसे मूव आ रहा था वो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इसका मतलब वो हमेशा कैसे मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, कोई भी चेंज नहीं होगी इसके अंदर वेलोसिटी में। जो सही ऑप्शन आएगा इसका, तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट, एक्सेलरेट जब करता है जब फोर्स आता है, फोर्स आएगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। F इक्वल टू एम है न्यूटन का लॉ, ये तो गलत है, एक्सेलरेशन नहीं आएगा इसमें। द इलेक्ट्रॉन पाथ विल सर्कुलर अबाउट द एक्सिस, ये भी गलत है। अब याद करके जा रहे हैं कुछ लोग कि जब भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकोगे वो गोल गोल घूमेगा, लेकिन वो जब भी होता है जब फोर्स लगता है। अगर फोर्स ही नहीं है तो कोई भी उस पर ट्रेजेक्टरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट में आ रहा है तो स्ट्रेट में जाएगा। तो सही ऑप्शन आएगा सी। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी k
एंटर अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मान लीजिए आपको पार्टिकल इस तरह से एंटर कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और किसके परपेंडिकुलर? जो भी चार्ज पार्टिकल आ रहा है उसके परपेंडिकुलर। ओके, हम लोगों ने ये भी याद कर रखा है, कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर करता है तो ये हमेशा सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। अच्छा, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, तो सर्कुलर पाथ भी कौन सा होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी पार्टिकल ट्रांसवर्स आता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलरली आता है, तो क्या बनाता है? सर्कल बनाता है। और सर्कल कैसा होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नो डाउट वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। हर एक पॉइंट टू पॉइंट पर अगर आप वेक्टर ड्रॉ करोगे इस तरह से टेंजेंट, तो पॉइंट टू पॉइंट पे क्या कर रही है? वेलोसिटी चेंज कर रही है, बट जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है। अगर मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो 3 से ही मैग्नीट्यूड वाइज वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। स्पीड आपकी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंज होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर ये वी क्या डिनोट कर रहा है? स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कह सकते हैं स्पीड है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड पे, और सिर्फ इसमें स्पीड तो कांस्टेंट है, जो सही ऑप्शन आएगा। स्पीड कभी चेंज होगी नहीं, यानी काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज होगी नहीं। तो उसने पूछा था कि आफ्टर 3 सेकंड बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम रहेगी। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो सही ऑप्शन जो आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक बोलता है एन अल्फा पार्टिकल डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अपने पास ना एक अल्फा पार्टिकल है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है और कुछ रेडियस बना रहा है। ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आया था और यहाँ रेडियस बना रहा है, लेट्स से आर। आपसे कहता है द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय द प्रोटॉन। अगर अल्फा पार्टिकल ना होकर प्रोटॉन अगर होता तो बताइए इसकी रेडियस क्या होती है? लेट्स से r1 मान लेते हैं इसको हम लोग, और इसको r2। तो आपसे r2 पूछ रहा है ऑफ द सेम एनर्जी। दोनों केस में एनर्जी सेम दी है, यानी अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी की है तो ये भी काइनेटिक एनर्जी की है। और आपसे पूछता है रेडियस का रेशियो बता दीजिए, या रेडियस की वैल्यू बता दीजिए। याद रखिएगा रेडियस के कितने फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ सारे लिख देता हूँ। r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये एक फॉर्मूला हो गया इसमें रेडियस निकालने का। दूसरा रेडियस इक्वल टू, ये देखो एम वी क्या होता है? मोमेंटम, तो मोमेंटम अपॉन क्यू वी, इस सेकेंड है। सिमिलरली होता है आर इक्वल टू, मोमेंटम की जगह हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2m के अपॉन क्यू वी। ये के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, और एक होता है अंडर रूट 2m चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस क्यू वी। ये 4 फॉर्मूले इसके अंदर, आपको एक याद होना चाहिए, बाकी इंटर कन्वर्जन से आ जाते हैं इसके। हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें काइनेटिक एनर्जी आती होगी? ये काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करता हूं मैं। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो रेडियस है वो डिपेंड कर रही है मास पर और चार्ज पर, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। अच्छा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन क्या होते हैं? मैं इधर ही लिख देता हूं यहाँ पर। अल्फा पार्टिकल, ये पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल के लिए मास 4 mp, mp का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज 2e। सिमिलरली पॉजिटिव का होता है प्रोटॉन के लिए मास प्रोटॉन का mp, चार्ज e। और ड्यूट्रॉन के लिए, क्योंकि ये काफी पॉपुलर है, इसमें तीनों में से कोई सवाल आता है पार्टिकल्स में, 2 mp एंड चार्ज सभी पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग ये यूज करेंगे अल्फा पार्टिकल का मास और प्रोटॉन का मास, यहां पर यूज करता हूं। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ प्रोटॉन, अपने को रेडियस ऑफ प्रोटॉन निकालनी थी, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस इज इक्वल टू प्रोटॉन के सामने प्रोटॉन का मास
अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इसी का अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2e, यहाँ से 2e कैंसिल आउट करेंगे, e से e गया, ये बाहर आएगा तो ये 1:1 आ जाएगा। यहाँ से प्रोटॉन इक्वल टू अल्फा, यानी कि प्रोटॉन की रेडियस वही होगी जो अल्फा पार्टिकल की रेडियस होगी अगर सेम एनर्जी है। तो जो सही ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर। ये जो नया क्वेश्चन है ना ये वाला, ये रिलेटेड है पैरेलल वायर पे, जब हम लोग फोर्स वाला टॉपिक पढ़ा था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब अपने को यहाँ पर 3 वायर दे रखे हैं, पैरेलल है, और ये पूछा गया है, देखिए 3 लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी सी आर कैरिंग करंट एज शोन इन फिगर, देन रिजल्टेंट फोर्स ये हमने बी पर इज डायरेक्टेड का मतलब देखो ऑप्शन गौर करो, आउटवर्ड, इनवर्ड, टुवर्ड से एंड सो ऑन। यानी कि हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि जो नेट फोर्स लगेगा ना बी पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सिर्फ वैल्यू वाइज हमें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ डायरेक्शन बतानी है आपको। एक इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जब लाइक वायर्स होते हैं, लाइक का मतलब सेम करंट अगर चलता है डायरेक्शन वाइज तो ये अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल चार्ज का रिवर्स है, देखो चार्ज में क्या होता है, दोनों अब रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज वायर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर ऐसे वायर है दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा है, इस वक्त क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। चार्ज का जस्ट अपोजिट होता है यहाँ पर। अब इस पर ड्रॉ करता हूँ मैं, तो पॉइंट बी ले लीजिए। फॉर्मूला क्या है फोर्स निकालने का, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसमें हम ऐसे निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाय आर। ये आर जो होता है वो बीच की डिस्टेंस है, ये वाली डी डिस्टेंस। यहाँ पर इसका एफबीडी बनाता हूँ। देखो ये वाले वायर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये आएगा इधर साइड, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सिमिलरली ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। जो पॉइंट ए है ना, इस पे ऐसे 2 डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। अब कौन सा फोर्स बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी डायरेक्शन आएगी, फोर्स ऑन बी। देखो यहाँ पर डिस्टेंस दोनों की सेम है डी, जो डिपेंड कर रहा है वो I1 और I2 पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप इसमें देखें बी ए में, बी और ए में, तो करंट का प्रोडक्ट आ रहा है 2, और ऐसे बी सी में देखें तो करंट का प्रोडक्ट आ रहा है 6। यानी बी सी का जो वैल्यू है ना वो ज्यादा होगी, और जिसकी वैल्यू ज्यादा तो ओवरऑल डायरेक्शन भी उसी के साइड होगी। जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा टुवर्ड्स सी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमसे जो है रिलेटेड है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। आपसे कहता है अ वर्टिकल वायर कैरिंग करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मान लीजिए वर्टिकल वायर है इस तरह से, जैसे मेरा मार्कर रखा हुआ है सब, और जो करंट है ना वो कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग ले लेते हैं इसको क्रॉस करंट। आगे बढ़े, क्या कहता है, इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड नॉर्थ में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो उसको अगर हम ईस्ट वेस्ट में ब्रेक करें इस तरह से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अपने से कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, नॉर्थ में है, तो नॉर्थ से बना लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। देन फोर्स ऑन द वायर इज, अपने को फोर्स पूछ रहा है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करूंगा मैं। तो 2 तरीके होते हैं फोर्स निकालने के, एक तो क्यू, ये वाला आई एल बी, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करता हूँ, इसमें जो थंब होता है वो क्या बताता है, फोर्स बताएगा आपको। यहाँ पर जो 4 फिंगर है ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, करंट ये डायरेक्शन करंट की होता है, करंट कहाँ अंदर, इसको करिए इनसाइड, करंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, जो थंब आएगा वो बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स किधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, तो सही ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ईस्ट। आप चाहे तो इससे भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें देखो ऐसे करोगे, करंट आ रहा है अंदर की साइड, ओके, इसकी डायरेक्शन ली जाएगी, जो एल है ना इसकी डायरेक्शन इनसाइड ली जाएगी, इसको ले लेते हैं माइनस के, और जो बी है, बी ऊपर जा रहा है, इसको ले लेते हैं जे।
अब देखिए इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में सर्किल वाले रूल में आई जे और के क्रॉस जे करेंगे, देखो उल्टा चल रहा है हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में, एरो ऐसे है तो के क्रॉस जे ये आएगा माइनस आई, इस माइनस को बाहर ले लेता हूँ तो के क्रॉस जे होगा माइनस आई, और माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा आई, जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो अलॉन्ग आई आएगा, मतलब ईस्ट में आएगी। दोनों से सेम आंसर आते हैं, आंसर आएगा ईस्ट। ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये उस पर है जब आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो इस कॉइल पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, या एम रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट को, जैसे डायपोल मूवमेंट होता है ना, ऐसे मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होती है आई इंटू ए के इक्वल करंट और उस कॉइल में जितना एरिया है उसका। अच्छा, एरिया यहाँ पर ना वेक्टर में तरह लिया जाएगा, तो वेक्टर डायरेक्शन एरिया कैसे लूंगा मैं? करंट राइट हैंड थंब रूल से ले लिया करो। जैसे इस केस में अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कॉइल का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो आप ऐसे कर्ल कीजिए, थंब बाहर आ रहा है तो हम लोग मान के चलेंगे कि इसमें जो एरिया वेक्टर आएगा इस कॉइल का वो कहाँ पर आएगा? आउटवर्ड आएगा। बहरहाल क्वेश्चन में ये पूछा गया था, अ करंट कैरिंग loop is placed in magnetic field with different orientations as shown in figure. अपने को ये बताना है which orientation the loop would be stable or unstable equilibrium. आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टोटल फोर्स जीरो। बॉडी पर अगर टोटल फोर्स जीरो है तो हम लोग बोलेंगे जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। टोटल फोर्स जीरो का हो या टोटल टॉर्क जीरो का, बात एक ही है, ये ट्रांसलेशनल फोर्स हो गया, ये रोटेशनल फोर्स हो गया। टॉर्क जीरो कब होगा? अगर इसको ओपन करोगे तो एम बी साइन थीटा आएगा, यानी टॉर्क जब भी जीरो होगा जब थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो, या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तभी साइन जीरो हो जाएगा, टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। यानी ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है और ये भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इसको रखने पर भी टॉर्क जीरो आता है और इसको रखने पर भी टॉर्क जीरो आता है। स्टेबल और अनस्टेबल कैसे देखेंगे? देखो ये जीरो वाली जो कंडीशन होती है ना, ये हमारी होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये 180 वाली होती है वो होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप इन सभी फिगर में ये देख लीजिए स्टेबल कौन सा है और अनस्टेबल के लिए एंगल। जैसे इस केस में देखिए एरिया वेक्टर बाहर आएगा, राइट हैंड थंब रूल से यूज कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर बाहर और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड है, दोनों के बीच में एक्चुअली इसमें जो आप एंगल होता है ना, यहाँ पर एंगल एम और बी के बीच का होता है और एम की डायरेक्शन ए पर डिपेंड करती है। तो थीटा का बेसिकली एंगल जो होता है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का होता है, सिंपल। अगर मैं इसमें आपसे कहूँ कि इसमें जो है थीटा कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई में है और एरिया वेक्टर जेड में है, इस वक्त जो एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री। सिमिलरली इसकी बात करें तो देखो इस तरह से चल रहा है करंट, ऐसे करके करंट ऐसे चल रहा है, थंब ऊपर आ रहा है, यानी कि एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर की साइड। एरिया वेक्टर भी इधर देखो और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, यानी थीटा इक्वल टू 0। इस केस में इस तरह से करंट चल रहा है, ये वाला ऊपर वाली ब्रांच को देखो, इसमें चल रहा है इस तरह से करंट चल रहा है। ये जो है ना लूप ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करके लगा हुआ है, और आप अगर ऐसे करोगे तो थंब आपका इधर आएगा -x में, एरिया वेक्टर इसका इधर साइड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, थीटा इसमें भी 90 डिग्री। तो यानी ये भी इक्विलिब्रियम केस नहीं है, ना ही ये इक्विलिब्रियम केस है। हाँ, ये 0 डिग्री आ रहा है ना, तो कैसा है ये वाला केस? स्टेबल। सिमिलरली इसमें देखो इस वाली ब्रांच पे कॉल करो, करंट क्या चल रहा है? इस तरह से ऐसा चल रहा है, तो जब ऐसे कर्ल करोगे तो थंब नीचे आ रहा है, थंब नीचे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, यानी 180 डिग्री। और 180 डिग्री कौन सा होता था? अनस्टेबल। यानी ये हो गया अनस्टेबल का केस। उसने पूछा था कि कौन कौन से स्टेबल का कौन अनस्टेबल का, तो ये केस स्टेबल का है और ये केस अनस्टेबल का। इस दोनों केसों में हमारा जो टॉर्क है वो 0 नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना वो बेस्ड है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर।
क्वेश्चन में बाद में आएंगे, पहले हम लोग टॉपिक समझ लेते हैं। सिंपल टॉपिक है कि जब किसी गैल्वेनोमीटर के साथ आप रेजिस्टेंस लगा देते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर वर्क करता है एज अ वोल्टमीटर। याद रखिएगा, ये जो रेजिस्टेंस लगाया है इसको शंट रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं। शंट रेजिस्टेंस जो होता है ना वो पैरेलल में लगता है और वो एमीटर बनाने में काम आता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। फिलहाल ये हम लोगों ने रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया है। ये जो करंट आएगा गैल्वेनोमीटर के अंदर उसको हम लोग IG ले लेते हैं। ये फुल डिफ्लेक्शन करंट है। फुल डिफ्लेक्शन का मतलब ये उतना मिनिमम करंट है जिससे आपका गैल्वेनोमीटर क्या कर देगा, फुल डिफ्लेक्शन देगा। इससे अगर ज्यादा दोगे नो डाउट तब भी फुल देगा, बट ये मिनिमम करंट है जिसमें आपको फुल आएगा। इससे कम दोगे तो फुल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इसका नाम होता है फुल डिफ्लेक्शन करंट। इसका रेजिस्टेंस RG और यहां से लेके यहाँ तक वोल्टेज, जिसका भी वोल्टेज, जिस रेंज का आपको वोल्ट मीटर बनाना है ना उसका वोल्टेज दिया जाएगा। ये जो पूरा सर्किट है ना ये वाला, ये वर्क करता है एज अ वोल्ट मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ये करंट दे दिया इसने, IG करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट। गैल्वेनोमीटर का ये रेजिस्टेंस है। देखिए गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। अपने को ये बताना है गैल्वेनोमीटर के साथ क्या रेजिस्टेंस लगाया जाए, इट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज दिस। तो अब रेंज कितना हो जाए, 0 से 10 वोल्ट। अच्छा, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR। आप चाहो तो उसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, बट फॉर्मूले से अच्छा ये है कि आप सर्किट डायग्राम वहां याद कर लेते हैं एग्जाम में और फॉर्मूला खुद से निकाल लें। छोटा सा फॉर्मूला बनता है, देखो सर्किट डायग्राम ये हो गया, सिर्फ हमने रेजिस्टेंस लगाया। अब V इक्वल टू IR लगा दीजिए इस फॉर्मूले में। V इक्वल टू I, करंट कितना जा रहा है IG, और रेजिस्टेंस हो जाएगा RG प्लस R। यहां से V की वैल्यू देते हैं 10, IG दे रखा था 5 मिली एम्पियर, RG 50 एंड डेटा सॉल्व करेंगे इसको 2000 माइनस 15, दिस इज R। ये R आ जाएगा 1985 ओम। तो 19, ये वाला ऑप्शन देखो इसमें 10 टू द पावर 3 में लिख दिया है। आप चाहो तो पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। यानी अगर इतना ओम का रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो ये जो हमारा सर्किट बनाया है मैंने वो कैसा वर्क करेगा, वोल्टमीटर की तरह। इसकी रेंज ये होगी 0 से 10 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन आएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो बेस्ड है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखो अभी इससे पहले वाला जो सवाल किया था उसमें हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज किया था। अब हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज किया था उसमें, अब इसमें हम लोग एमीटर में चेंज करेंगे। इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होता है। इसमें जो रेजिस्टेंस लगाते हैं ना वो पैरेलल में लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू काफी कम होती है। मान लीजिए आपके सर्किट में करंट I आ रहा है इसमें अंदर, यहाँ पर आएगा IG गैल्वेनोमीटर में, बाकी बचा हुआ जो करंट है I माइनस IG वो यहाँ जाएगा। ये जो पूरा सर्किट मैंने बनाया है ये हमारा वर्क करता है एज अ एमीटर। ओके, आप देखो एक तरीका तो ये है कि इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, दूसरा तरीका ये है कि आप इसका सर्किट डायग्राम याद करके ले जाइए इस एग्जाम में। और फॉर्मूला बहुत आसान है निकालना। देखो अगर आपको सर्किट डायग्राम आता है, गैल्वेनोमीटर के सामने मैंने रेजिस्टेंस लगाया था, वोल्टेज सेम होते हैं पैरेलल में, तो जो वोल्टेज होगा AB इक्वल टू वोल्टेज CD, बस यही फॉर्मूला है इसका। अब AB का वोल्टेज मैं देख के निकालूंगा। वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, I और इसका रेजिस्टेंस लेट से RG, V इक्वल टू IR। ऐसे यहाँ का वोल्टेज निकालना है तो I इंटू R, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये थोड़ा आसान पड़ता है, आप फॉर्मूले से याद करने से अच्छा ये याद कर लीजिए ये वोल्टेज हम लोग क्या कर देते हैं बराबर, उससे फिर फॉर्मूला खुद से बन जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है अ गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस दिस, RG दे दिया 100, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 मिलीवोल्ट बिटवीन इट्स टर्मिनल गिवन अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये जो गैल्वेनोमीटर ना उसके अक्रॉस वोल्टेज दे रखा है हमको AB 100 मिली एम्पीयर। अब कोई बच्चा डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेगा तो फॉर्मूले में ये नहीं आता वोल्टेज, उसमें से भी ये आते हैं I वगैरह। प्रोसेस ये है कि आप ऐसा करो, ये याद करके चली जाओ और उससे खुद निकाल लेना। शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, अपने को शंट रेजिस्टेंस बताना कितना होगा इनमें से। अगर आपकी जो रीडिंग है वो अप टू 5 एम्पीयर तक है
मेजर कर सके, मतलब ये जो आई है वो 5 हो सकता है मैक्सिमम। चलिए इसमें पहले हम लोग ऐसा करते हैं, वी ए बी की वैल्यू होती है ना ये आई जी आर जी, तो वो लगा देता हूँ, आई जी आर जी इक्वल टू 100 मिली। आई जी निकालते हैं 100 10⁻3, ये मिली के लिए मैंने यूज किया है, यहाँ पर मिली भी रखा था तो, और आर जी 100, यहाँ से आई जी आ जाएगा 10⁻³ एम्पियर। अब इसका वोल्टेज, अब तो इसी इक्वेशन से करूंगा मैं कि वोल्टेज अक्रॉस वी ए बी, दिस इज वी सी डी, और वी सी डी क्या है, आई माइनस आई जी आर एस ए बी। ये वोल्टेज दे रखा था, ए बी वाला वोल्टेज, यहाँ ये वाला वोल्टेज ये दे रखा था 100 मिली, आई दे रखा है 5, ये मैंने अभी निकाला, देखो यहाँ पर आई जी 10⁻³ और शंट रेजिस्टेंस। सॉल्व करोगे तो ये 0.1, ये 5 × 1/1000 टाइप का। अब 5 में से देखो इतनी बड़ी क्वांटिटी हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, आपको छोटा है ये वाली चीज, सिंपल इसको 5 लिखो, आर एस आ जाएगा 0.1/5 जो इक्वल टू आएगा 0.02। तो जो सही ऑप्शन आएगा वो 0.02 आएगा। प्रोसेस क्या था, पहले मैंने आई जी निकाला, आई जी निकालने के बाद फिर मैंने इस इक्वेशन फिर से यूज करके आर एस निकाल दिया, तो करेक्ट ऑप्शन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी है ना उसी पे बेस्ड है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इसमें क्या गया, अ वोल्टमीटर ऑफ अ सर्टेन रेंज, मान लीजिए कोई हम लोगों ने वोल्टमीटर बनाया इसको, इसमें जो रेजिस्टेंस लगाया है वो 980 का है, कुछ रेंजेस की मान लीजिए V। अभी मैं अगर इक्वेशन लिखूंगा इसकी तो V इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं RG, तो RG प्लस 9, सिंपल आप चाहे तो R ही रहने दीजिए इसको, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। अब क्या कहता है, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ दिस, अगर हम लोग इसकी जगह ये वाला रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो रीडिंग हमारी जो है ना वो हाफ हो जाएगी। इस टाइम जो रीडिंग है वो V/2। फिर से मैं इक्वेशन लिखता हूँ सेम कंडीशन में, तो V/2 इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, तो R प्लस 470। आपने से पूछा फाइंड दी रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, R की वैल्यू बतानी है। अब ऐसा करते हैं, ऊपर से V की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2, अगर यहाँ से पुट करेंगे तो RG IG लिखते हैं प्लस 980/2, और यहाँ पर IG लेने देते हैं R प्लस 470, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा R प्लस एंड ये 2R और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 940। इंटर इसको ले जाइए, इसको ले जाइए, तो हो जाएगा R इक्वल टू 40। जो रेजिस्टेंस आएगा गैल्वेनोमीटर का वो आएगा 40